गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में हम आज जो हमारी फर्स्ट यूनिट प्रथम यूनिट भौतिक विज्ञान और पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं यह हमारी लगभग पूर्ण हो गई है। तो हम आज इसका एक बार दौरान जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा ताकि अभी तक हमने क्या पढ़ा है वह आपको याद रह सके। देखिए, पहले हमने भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 पक्ष हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वह केंद्र बिंदु है जिसके आधार पर शिक्षक और छात्र क्रियाएं निर्धारित होती है और पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक अपने शिक्षण कार्य की रूपरेखा तैयार करता है और उसी के आधार पर वह उद्देश्य अपने शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और पाठ्यक्रम चाहे वह पाठ्यक्रम भौतिक विज्ञान का हो या अन्य विषयों का, सभी विषयों के साथ में इनका संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी के साथ में हो, चाहे भूगोल के साथ में हो, इतिहास के साथ में हो। और इसके साथ ही हमें इसके अर्थ और पाठ्यक्रम होता क्या है, अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्य और क्रम से मिलकर बना हुआ है जो कि पढ़ने के योग्य, पाठ्य का मतलब पढ़ने के योग्य और क्रम का मतलब व्यवस्थित, अर्थात पढ़ने योग्य विषय वस्तु की जो व्यवस्था करता है वह पाठ्यक्रम है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से बना है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, यानी एक निश्चित स्थान पर आप दौड़ते रहोगे, वरना क्या होगा, आपको निश्चित नहीं किया जाएगा कि इस दायरे में आपको काम करना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी इच्छा होगी उधर कार्य करते रहेंगे। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम उसको निश्चित करता है कि यह आपका क्षेत्र है और इसके अंतर्गत ही आपको कार्य करना है, तो लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। फिर इसमें अन्य मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा, जैसे कि मुंडरो ने कहा था कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वह सारे किस में आते हैं, पाठ्यक्रम में आते हैं। इसके साथ में क्रो ने कहा था कि पाठ्यक्रम में छात्र के वे सभी अनुभव समृद्ध रहते हैं जिन्हें विद्यालय में या विद्यालय के बाहर वह प्राप्त करता है। यानी छात्र विद्यालय में या विद्यालय के बाहर के जो अनुभव प्राप्त करता है, इन अनुभवों को इस प्रकार एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करके नियोजित किया जाता है जिससे वह छात्रों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास को अग्रसित कर सके। यह क्रो ने पाठ्यक्रम के बारे में कहा। तो इन परिभाषाओं का अर्थ यही है कि पाठ्यक्रम एक वे शैक्षिक और अशैक्षिक या सहशैक्षिक या अन्य अनुभव जो कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देते हैं, वे सारे किसमें आते हैं, पाठ्यक्रम में कहलाते हैं। अब फिर अपन ने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है। तो अपन ने पहला देखा था कि बाल केंद्रितता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक
सामुदायिक जीवन का सिद्धांत, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत एवं सह संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभेदीकरण यानी एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत, अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत, उद्देश्यों के स्थान का सिद्धांत और व्यावसायिक शिक्षा के स्थान का सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा था। यानी लगभग 14 से 15 सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में हमने पाठ्यक्रम के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, जिसमें अध्यापक, पाठ्यपुस्तक, शिक्षार्थी, परीक्षा एवं मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं प्रशासन, निर्देशन एवं परामर्श और उपकरण एवं सहायक सामग्रियों के बारे में पढ़ा। तो ये सारे पाठ्यक्रम को संगठन को प्रभावित करते हैं। फिर अपन ने NCF 2005 के बारे में मुख्य बातें पढ़ी, जिसके मुख्य बिंदु ये थे कि बोझ के बिना शिक्षा देने की प्रक्रिया का समावेश होना चाहिए, यानी बिना बोझ की शिक्षा हो, भाषाई शिक्षा का समावेश हो, अनुदेशन का माध्यम सरल हो, सामान्य विद्यालय की स्थापना है, रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश हो, धर्मनिरपेक्षता का समावेश हो, सामाजिक भावनाओं का समावेश हो, राष्ट्रीय एकता का समावेश हो, शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश हो, अभिभावकों की सहभागिता हो और जो पूर्व में जो कार्यक्रम चल रहे थे उनका भी समावेश किया जाए। कक्षा की व्यवस्था जो है उस पर भी विचार किया जाए, वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों पर विचार किया जाए, मानवीय मूल्यों का समावेश किया जाए और पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार किया जाए कि भाई पूर्व कार्यक्रम क्यों असफल हुए, उसके बारे में विचार किया जाए। इन सारे विचारों के बाद में अपन ने आगे बढ़े भौतिक विज्ञान की परियोजना तथा पाठ्यक्रम। तो अपन ने नफील्ड भौतिक परियोजना के बारे में पढ़ा था, जिसमें वह तीनों को अलग अलग बांट देता है, बायोलॉजी को अलग बांटता है, फिजिक्स को अलग बांटता है और केमिस्ट्री को अलग बांटता है। और 11 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों पर यह प्रयोग किए जाते हैं और 7 से 11 तक की ग्रेड दी जाती है। नफील्ड के कार्य भी अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। इसमें इसकी विशेषताएं भी पढ़ी थी और इसके बाद में हमने ये क्या कि नफील्ड के बारे में पढ़ने के बाद में हमने एक पाठ्यक्रम कक्षा 9th का एक पाठ्यक्रम भी बनाया था भौतिक विज्ञान का। और इसके बाद में अपन ने एक 11th क्लास का पाठ्यक्रम भी बनाकर आपको बताया था कि क्या क्या टॉपिक होने चाहिए, वो पढ़ा। और इनकी पढ़ने के बाद में प्रायोगिक रूप में क्या कौन कौन से टॉपिक होते हैं और क्या क्या हमें तैयारियां करनी है। इसके बाद में उच्च माध्यमिक स्तर पर RBSE और CBSE द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसका समालोचनात्मक मूल्यांकन भी अपन ने किया था और उसमें क्या कमियां थी और उसके सुझाव भी हमने दिए। इसके साथ में हमने भौतिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा था, जिसमें डॉक्टर जॉनसन ने कहा था कि पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण है। और इसके साथ में BD गार्डन ने कहा था कि किसी कक्षा के लिए एक से अधिक पाठ्यपुस्तक को निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी दशा में पाठ्यपुस्तक को शिक्षक का स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही इस प्रकार की बातें उन्होंने की थी। पाठ्यपुस्तक के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके साथ में इसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में भी अपन ने जाना था। और कल जो कि पाठ्यपुस्तक चयन के जो मानदंड हैं उनके बारे में पढ़ा। और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की जो पाठ्यपुस्तक अभी हमारे सिलेबस में जो चल रही है उसका समालोचनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन भी हमने पढ़ा। पाठ्यपुस्तक विश्लेषण करने से क्या लाभ है उनके बारे में भी हमने जाना और किन आधारों पर पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ हमने की। तो ये हमारी प्रथम यूनिट यही समाप्त होगी। कल हम सेकंड यूनिट जो अनुदेशनात्मक सहायक व्यवस्था यानी और अधिगम संसाधन, इनके बारे में अपन लर्निंग रिसोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।